गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, और कोवलेंट बॉन्ड में आज मैं आपका टॉपिक स्टार्ट करवा रही हूँ, वो है वेस्पर। देखिए, वेस्पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, मतलब पूरा ही 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो इस टॉपिक को आपको सबसे पहले ध्यान से देखना है। और वेस्पर जो है, इससे बहुत सारे नियम जुड़े हुए हैं, रूल्स जुड़े हुए हैं। आपको उन रूल्स और उससे जुड़े हुए एग्जाम्पल्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो उससे वेस्पर में रूल्स भी आ सकते हैं, उससे जुड़े हुए एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, और बहुत सारे यहाँ पर एक्सरसाइज टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जिसमें आपसे रीजन पूछा जा सकता है व्हाई, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वेस्पर। वेस्पर की फुल फॉर्म होती है वैलेंसी सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी को एक मॉडिफाइड वे भी कह सकते हैं, या फिर देखिए थ्योरी पहले किसी और साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, पर एक्चुअल जो वेस्पर बनी, या मैं कह सकती हूँ जिन साइंटिस्ट के नाम पर वेस्पर थ्योरी है वो है गिलेस्पी नायमन, ठीक है। तो इस थ्योरी को गिलेस्पी नायमन थ्योरी भी कहा जाता है। नायमन थ्योरी, ठीक है। तो देखिए, गिलेस्पी नायमन ने जो वेस्पर थ्योरी दी वो एक्चुअली दी थी स्टीरियोकेमिस्ट्री समझाने के लिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो भी हैं, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, किस टाइप के वहां पर बॉन्ड पेयर या फिर मैं कह सकती हूँ लोन पेयर जुड़े हुए हैं, किस टाइप की ज्योमेट्री बना रहे हैं और क्या पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, इन सभी चीजों पर थ्योरी दी गई थी, जिसे कहा गया था वेस्पर थ्योरी। ठीक है। तो देखिए, ये वाली जो थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग किसी भी सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, मॉलिक्यूल के अंदर जो भी सेंट्रल मेटल एटम है या फिर आयन है, उसका शेप डिपेंड करता है कि उसके साथ कितने बॉन्ड पेयर जुड़े हुए हैं, कितने लोन पेयर जुड़े हुए हैं। इन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के नंबर्स पे डिपेंड करता है किसी भी मॉलिक्यूल, आयन या फिर एटम का शेप, ठीक है। तो जो बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है वो अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं कि वहां पर रिपल्शन सबसे कम हो और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो रिपल्शन वर्ड यूज किया मैंने। अब आपको पता होगा कि देखिए, बॉन्ड पेयर दो बॉन्ड पेयर जो होते हैं उनके बीच में भी रिपल्शन हो सकता है, ठीक है। जबकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में भी रिपल्शन होता है। इसके अलावा लोन पेयर भी रिपल्शन करते हैं, इनके बीच में भी रिपल्शन होता है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करना चाहें कि किसी भी सेंट्रल एटम या आयन या फिर मॉलिक्यूल से जुड़े हुए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में कितना रिपल्शन होगा, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर में, उससे कम होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर में, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, बॉन्ड पेयर जो होता है वो दो एटम्स के बीच में इक्वली डिवाइडेड होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मीथेन CH4। देखिए, सारे के सारे जो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, इसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। अब देखिए, बॉन्ड पेयर में हर सिग्मा बॉन्ड, हर कोवलेंट बॉन्ड, जो भी आप इसको समझना चाहें, CH बॉन्ड के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है इक्वली डिवाइडेड है। जब शेयरिंग हो रही है तो हम कह सकते हैं इक्वली डिवाइडेड है दोनों एटम्स, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। यानी जो इनका इलेक्ट्रॉन काउंट है वो इक्वली डिवाइडेड है दोनों एटम्स के बीच में, ना कि सिर्फ एक एटम के ऊपर
पर सराउंडेड है, ठीक है। जबकि दूसरा जो केस है अमोनिया का, अमोनिया मतलब NH3 वाला जो केस है, इसमें देखिए बॉन्ड पेयर मौजूद है, ठीक है। इस तरह से बॉन्ड पेयर हो गया, ये वाला जो है वो लोन पेयर है, लोन पेयर, और ये है बॉन्ड पेयर। अब देखिए हमने ये तो चीज समझ ली कि बॉन्ड पेयर दो एटम्स के बीच में इक्वली शेयर होते हैं या फिर डिवाइडेड होते हैं, इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है वो एक एटम पे ना रह के दो एटम्स के ऊपर सराउंडेड रहता है, ठीक है। लेकिन लोन पेयर जो होता है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के ऊपर सराउंडेड होते हैं, तो इस रीजन से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन क्लाउड में वो दो एटम के ऊपर सराउंडेड हो गए हैं, यानी उन्होंने ज्यादा स्पेस ले लिया है एटम के ऊपर। जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा हो जाता है, तो इसके पास मौजूद जितने भी बॉन्ड पेयर्स हैं या फिर दूसरे लोन पेयर हैं, ठीक है, सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात भी ना करें, हम मान लेते हैं कि हो सकता है साथ में उसके एक और लोन पेयर हो, तो वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा, ठीक है। लोन पेयर जिसका आकार बड़ा है वो अपने पास मौजूद बॉन्ड पेयर को दूसरी तरफ धक्का देगा, रिपल्शन करेगा उसके साथ, और इस तरह से जो स्ट्रक्चर इस तरह से आना चाहिए था वो बैंड होकर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा, यानी कि H जो बॉन्ड बना रहे थे वो नीचे की तरफ झुक जाएंगे। तो आपने ये चीज पढ़ी भी होगी अमोनिया के केस में कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो अमोनिया है वो पिरामिडल शेप रखता है। तो रीजन सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बड़ा हो चुका है वो अपने पास मौजूद बॉन्ड पेयर को रिपल्स करता है, जिस वजह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर पिरामिडल शेप बन जाता है, ठीक है। तो आसान सी थ्योरी है, काफी चीजें तो आपको 12th क्लास में ऑलरेडी पता होंगी, बस इसी को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में वेस्पर के बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। अच्छा ये वेस्पर टॉपिक चल रहा है तो मैंने हेडिंग हटा दी है, आप दोबारा से लिख देना इसको, और फुल फॉर्म भी इसकी साइड ब्रैकेट में लिख देना, मैं टाइम नहीं खराब करना चाहती तो आप इसको अपने आप लिख देना। वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इन 1953 Gillespie and Nyholm थोड़ा सा इसकी स्पेलिंग NYHOLM suggested that suggested about stereochemistry of आपको ये नजर आ रहा होगा, ठीक है, suggested about stereochemistry of inorganic molecules and ions, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आयंस दोनों की ही ज्योमेट्री या फिर मैं कह सकती हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में गिलेस्पी नायहोम ने 1943 में बताया, और जो उन्होंने थ्योरी दी
इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले तो बेसिक यही है कि इसको गिलेस्पी नायरहोम ने 1953 में दिया। ठीक है, याद रखने का एक तरीका है। और दूसरा ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और आयन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझाने के लिए दिया कि किस तरह से जो बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है वो जुड़े रहते हैं किसी भी सेंट्रल मेटल के साथ। सेंट्रल मेटल आयन है या फिर सेंट्रल एटम की जगह आयन भी हो सकता है। ठीक है, सेंट्रल आयन भी हो सकता है। तो इस चीज को नोट करें। उसके बाद हम अपने जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्पर दिया किसके द्वारा गया है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो ये वेस्पर थ्योरी है आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको गिलेस्पी नायरहोम थ्योरी के बारे में बताना है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे ट्विस्टर आ गया एक तरह का कि गिलेस्पी नायरहोम थ्योरी पे क्वेश्चन आना है, आया है, तो आप वहाँ पे क्या लिख के आएंगे, वेस्पर के बारे में। ठीक है, तो जरूरी नहीं है नाम वेस्पर ही आए, सीधा गिलेस्पी नायरहोम थ्योरी पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नोट करें इसे। जैसे मैंने बताया किसी भी सेंट्रल एटम के साथ जो बॉन्ड पेयर्स लोन पेयर जुड़े हुए हैं, उन बॉन्ड पेयर लोन पेयर का अरेंजमेंट कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर्स के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर कंबाइंड फॉर्म में कहा जाए तो हम बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इन दोनों को हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिसाइड करते हैं किसी भी सेंट्रल एटम का जो कह सकते हैं कि पूरा शेप क्या रहेगा, उसके साथ में बॉन्डेड एटम किस अरेंजमेंट में जुड़े रहेंगे। आइदर वो टेट्राहेड्रल होगा या फिर पिरामिडल होगा। जैसे मैंने बताया था कि अमोनिया का हमने एग्जांपल लिया था और दूसरा एग्जांपल हमने मीथेन का लिया था। दोनों ही केस में आपने देखा कि जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp3 होता है। sp3 होने के बाद भी एक केस में तो टेट्राहेड्रल मीथेन में टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री रहेगी, एज इट इज मेंटेन रहेगी, जबकि अमोनिया वाला जो केस है उसमें हम टेट्राहेड्रल ना कह के इसे पिरामिडल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है जिससे अरेंजमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में डिटेल से हमने पढ़ा था वेस्पर में। वेस्पर कहती है, ये मैं लिखा देती हूं आपको, अकॉर्डिंग टू द वेस्पर arrangement of electron pair
central atom depends upon number of electron pairs ब्रैकेट में लिखिए बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और है, सबसे पहले नंबर, कितने नंबर के इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद है किसी भी सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए हैं, वो डिसाइड करता है कि अरेंजमेंट किस टाइप का रहेगा, पहली चीज। और सेकंड यहाँ पे ये चीज निकल के आती है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज रखते हैं कि वहां पर रिपल्शन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। ठीक है, तो कंडीशन ये रहती है कि स्टेबिलिटी मैक्सिमम एंड द रिपल्शन इज मिनिमम। It is assumed that central atom arrange electron pairs in such a way that repulsion is minimum and stability is maximum। ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस मॉलिक्यूल में रिपल्शन का रेशियो सबसे कम होना चाहिए जबकि स्टेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि जो बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है वो रिपल्ट करते हैं, इस वजह से जो डिस्टेंस है बॉन्ड पेयर लोन पेयर में ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है लोन पेयर में। ठीक है, तो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा कि जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है आफ्टर द अरेंजमेंट वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर या फिर स्टेबल शेप का फॉर्मेशन करें। अगर स्टेबल शेप का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर बहुत ज्यादा रिपल्शन की मात्रा होगी। ठीक है, जो स्ट्रक्चर बना है उसमें बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन वाला जो केस हो जाता है वो अनस्टेबल का हो जाता है, वो अपने आप मॉलिक्यूल फिर हम कह सकते हैं कि या तो फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा या फिर हो जाएगा तो बहुत जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वेस्पर थ्योरी, आप इसको नोट करें। इसके बाद हम इससे जुड़े हुए कौन कौन से रूल्स हैं उसको हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, नोट करें।
या फिर रूल्स हैं वेस्पर के। देखिए वेस्पर के कुल 5 रूल्स तो आते ही हैं, कुछ बुक्स में 6 या 7 रूल भी दिए हुए होते हैं। क्या होता है, वो जो 5 रूल मैं आपको करवाने वाली हूँ उन्हीं को ही और डिवाइड करके 7 रूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो बेसिकली होते तो 5 रूल्स ही हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब रूल्स की जगह आप इसको एप्लीकेशन भी समझ सकते हैं। अगर आपसे एप्लीकेशन पूछा जाता है तब भी यही सेम चीज आएगी, अगर रूल्स पूछा जाता है तब भी आपको यही मेंशन करना है। जैसे बताया कि नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन एंड रूल। फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर किसी भी सेंट्रल एटम के साथ, किसी भी मॉलिक्यूल को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक सेंट्रल एटम से अगर बॉन्ड पेयर से जुड़े हुए हैं, लोन पेयर वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी जो ज्योमेट्री रहेगी वो रेगुलर रहेगी, अनडिसऑर्डर्ड रहेगी। डिसॉर्शन जब भी क्रिएट होता है जब लोन पेयर की प्रेजेंस होती है। अगर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर जुड़े हुए हैं वो बॉन्ड पेयर्स हैं या फिर हम कह सकते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो वहां पर ज्योमेट्री में किसी भी तरह का डिसॉर्शन क्रिएट नहीं होगा। ज्योमेट्री रेगुलर होगी जैसे कि होनी चाहिए किसी भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए। जो ज्योमेट्री है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ द बॉन्ड पेयर्स। If the central atom is surrounded by bonded electron pair only and lone pair is absent या not present, कैसे समझे आप? Not present, then the geometry of molecule, then the geometry of the molecule is regular or undisordered, which depend upon number of bone pair, number of bond pair surrounded central atom, ठीक है। तो डिपेंड किस चीज पे करता है कि कितने बॉन्ड पेयर जुड़े हुए हैं किसी भी सेंट्रल एटम में, उस नंबर, उस कह सकते हैं बॉन्ड पेयर का जो नंबर है वो डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर रूल हो गया, रूल नंबर
ठीक है। तो ये जो आपका रूल हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन आप कह सकते हैं, तो इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं तो उस वाली कंडीशन में जो ज्योमेट्री है वो एज इट इज रहती है, जो कि होनी चाहिए थी किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है। तो हम जब हाइब्रिडेशन का टॉपिक पढ़ा था तब आपको ये चीज पता है कि जहां पर हमने देखा था कि सेंट्रल एटम से बॉन्ड पेयर से जुड़े हुए थे वहां पर मैं आपको सिंपल ज्योमेट्री लिखवाती थी, लेकिन जहां पर लोन पेयर जुड़ जाते थे यानी किसी मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर आते थे तो वहां पर हम डिसऑर्डर्ड वर्ड यूज करते थे। ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं BeCl2, ये वाला जो एग्जांपल है आपने किया हुआ है, इसके लिए Sp, ठीक है, Sp यहाँ पे हाइब्रिडेशन होता है क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, दो बॉन्ड पेयर है जो कि क्लोरीन के साथ बन रहे हैं। ठीक है। तो किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं होगा, ज्योमेट्री एज इट इज रहेगी Sp। सेकंड केस हो गया BF3, BF3 में Sp2 आया था हमारा। ठीक है। अगेन यहाँ पर भी कोई लोन पेयर नहीं था। नेक्स्ट है CH4, इस वाले केस में Sp3 आया था, अगेन यहाँ पर भी कोई लोन पेयर नहीं है। इसके बाद हमने किया था PCl5, PCl5 था Sp3D। ठीक है। ये चारों ही जो केसेस थे, अगर हम एग्जांपल में देखें, चारों ही जो केसेस हैं इसमें किसी में भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है। जो कि ज्योमेट्री में किसी प्रकार का डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं करता, ज्योमेट्री को मेंटेन रखता है, रेगुलर रखता है। ठीक है। तो आप सबसे पहले तो रूल नोट करें, इसके नेक्स्ट में आपको एक टेबल बनवाऊंगी जिसमें आपको अनडिसऑर्डर्ड जो स्ट्रक्चर है या ज्योमेट्री है उसके बारे में आपको एक जगह सारा पता लग जाएगा। ठीक है। नोट करें रूल।